नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल सभी के। देवाहुति बेटा वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो। निशा बेटा वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल सभी के। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या सभी को। ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अगर हाँ तो एक बार थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। कविता बेटा वेरी गुड इवनिंग, देवाहुति बेटा वेरी गुड इवनिंग। हम बढ़िया है, मस्त है, मजे में है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। हाँ, महफूज बेटा वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं मात्रक और मापन की कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर। कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर मात्रक और मापन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें कंसेप्ट्स की गहराइयों में उतारने वाला ये चैप्टर है मात्रक और मापन, है ना। तो मात्रक और मापन आज लेक्चर नंबर 1 है ना। आज की क्लास से हम इसे शुरुआत करेंगे और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे। चलिए, हाँ निशा बेटा, हमें शायद टाइम नहीं मिला होगा, है ना, वो या आपका मैसेज काफी नीचे चले गया होगा, हम देख लेंगे। राघविंद कुमारी बेटा वेरी गुड इवनिंग। चलो तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ से। बेटा मैं पिछले 6 साल से ज़्यादा से फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, बोथ फॉर नीट एज वेल एज आईआईटी। इससे पहले क्लासेस आकाश इंस्टीट्यूट में ली थी, और लास्ट ईयर से मैं कोटा में क्लासेस ले रहा था। मात्रक और मापन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मूल गणित के साथ में। अच्छा यार, यहाँ पे भौतिक विज्ञान मूल गणित लिखा हुआ है, आज हम मूल गणित के साथ मात्रक और मापन भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये मतलब बेसिक में ही आता है ना। मूल गणित वाला चैप्टर जो था वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो अब हम मात्रक और मापन पढ़ने वाले हैं। तो मात्रक और मापन जो चैप्टर है बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर होता है। हाँ बेटा वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर क्रेजी गुड इवनिंग। कृष बेटा वेरी गुड इवनिंग। अच्छा सभी आ गए क्या, शुरुआत की जाए। रौनक बेटा वेरी गुड इवनिंग। अब्दुल वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, और अपने 11वीं वाले जो दोस्त है उन्हें भी बोल सकते हो आप, है ना, कि भैया 11वीं का चैप्टर शुरू हुआ है, तो 11 जो 10th से 11th में बच्चे जा रहे वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ईडी स्टाइल वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ, ग्रुप में डाल दिया, वेरी गुड। चलो चलो शुरुआत करें हम। हाँ, शिवम राज वेरी गुड इवनिंग। संतोष कुमार वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए तो मात्रक और मापन चैप्टर में पढ़ना क्या होता है बेसिकली, इस चैप्टर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं शुरुआत करने से पहले। मात्रक और मापन, मात्रक और मापन चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। मात्रक क्या होता है ये समझेंगे हम, भौतिक राशियां क्या होती है ये समझेंगे, साथ ही साथ उनकी विमाएं समझेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल नीट में पक्का होता है, और साथ ही साथ विमाओं के साथ हम विमीय विश्लेषण भी सीखेंगे। विमाओं के साथ साथ हम विमीय विश्लेषण भी सीखेंगे। विमीय विश्लेषण क्या होता है। विमीय विश्लेषण पे भी हम चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही साथ फिर हमें मापन पढ़ना होगा। तो मापन में हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज क्या होता है, और साथ ही साथ वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो एक छोटा सा चैप्टर होता है जिसमें बिल्कुल बेसिक सी बातें हमें करना होती है। तो हम गाने की शुरुआत करते हैं, है ना। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए फिजिक्स क्या होता है और भौतिक राशियां क्या होती है। देखो बेटा, बेसिक सी बात करते हैं फिजिक्स क्या है ना। जैसे अगर आपको याद हो तो ये चैप्टर जब मैंने थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे पढ़ाया था तो एक छोटी सी शायरी बोली थी फिजिक्स को लेकर, है ना। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है।
क्या है फिजिक्स, है ना। हाँ सुमो बेटा, वेरी गुड इवनिंग, है ना। हाँ, वह सुबह का होना, वह शाम का ढलना, वह हवा का तेज बहना, वह बारिश की बूंदों का नीचे गिरना ना, वह स्विच बटन दबाते ही पंखा चालू हो जाना, या वह बटन बंद करते ही ट्यूबलाइट बंद हो जाना, या साथ ही साथ जो समुद्र की लहरें हैं उनका उठना, और सूरज द्वारा हमें प्रकाश और रोशनी और ऊर्जा दिए जाना, वह इंद्रधनुष का बनना, वह चिड़ियों का चहचहाना, और साथ ही साथ हमारी पूरे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, वो गाड़ी का चलना, वो रेलगाड़ी का चलना, या हम जो खाना खाते हैं वो खाना खाकर, हाँ माने इसमें केमिस्ट्री, इसमें बायो, सर हमने खाना खाया, खाना अंदर गया हमारे, लेकिन वो खाना जो हम तक पहुंचा, जिस साधनों के द्वारा पहुंचा, उनमें तक फिजिक्स है ना। तो हर चीज में फिजिक्स है ना। जिस टेक्नोलॉजी के जरिए आप मुझे किलोमीटरों दूर बैठकर लाइव देख रहे हो, भारत देश के कोने कोने में बैठकर अगर आप मुझे लाइव देख रहे हो, तो ये भी क्या है, फिजिक्स है इसमें भी, है ना। हाँ, फोन का चलना भी फिजिक्स है। तो यहाँ पर फिजिक्स हर चीज में है, भौतिक विज्ञान हर चीज में है। फिजिक्स जो है वो वर्ड फ्यूजिस से बनता है ना। तो फिजिक्स जो है वह एक फ्यूजिस मतलब क्या होता है, नेचर। फिजिक्स बनता है एक लैटिन वर्ड फ्यूजिस से। तो फ्यूजिस मतलब क्या होता है, नेचर। तो फिजिक्स जो है वह नेचर से रिलेटेड, और नेचर में जो बातें हमें पता है उनकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं, है ना। और जो बातें, देखो ऐसा नहीं है हमें सब कुछ पता, कुछ बातें हमें पता है, और जो बातें हम नहीं जानना चाहते उसमें भी क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स हर जगह है सर, बिल्कुल। तो हमारे पास फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में जो भी परिघटनाएं होती है, उन परिघटनाओं को अगर हम मापना चाहते हैं, मतलब कितनी ज्यादा कितनी कम, तो इन सभी भौतिक घटनाओं को मापने के लिए हमें चाहिए भौतिक राशि। क्या चाहिए, भौतिक राशि। तो हम ऐसा समझ सकते हैं शॉर्ट में, बढ़िया से स्वीट में, कि सर हमारे पास अगर कोई भी एक भौतिक, अगर मान के चलो हमारे पास भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान में है सर भौतिक घटनाएं। भौतिक विज्ञान में क्या है, भौतिक घटनाएं हैं। अब इन सभी भौतिक घटनाओं को मापने के लिए, भौतिक घटनाएं हैं, इन सभी भौतिक घटनाओं को मापने के लिए हमें चाहिए होती है भौतिक राशियां। क्या चाहिए होती है हमें, भौतिक राशियां चाहिए होती है। और ये जो भौतिक राशियां है ना, ये जो भौतिक राशियां है, यह भौतिक राशियां एक्चुअल में हमें यह बताती है कि कोई भी परिघटना, छोटी से छोटी परिघटना, समय एक भौतिक राशि है ना। क्या कितनी देर लग रही है, कितनी जल्दी कार्य हो रहा है, कितनी जल्दी कर पा रहे हैं हम, कितने धैर्य कर पा रहे हैं, ये सब समय से मापते हैं हम। तो वह भी एक भौतिक राशि, उसमें भी भौतिक घटना है। अगर हम समझे कि सर मैं यहाँ पर खड़ा था और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ चला गया, तो यह क्या हुआ, यह कोई भौतिक घटना हुई क्या, बिल्कुल यह भी एक भौतिक घटना है। अगर हम चल रहे हैं तो हमारा चलना भी एक भौतिक घटना है, और हम कितना चले उसमें भी हम देख सकते हैं, भौतिक घटना में कितना चले उसे मापेंगे हम भौतिक राशि द्वारा। कितना चले, कितना तेज चले, कितना धीरे चले, वह मापा जाएगा चाल या वेग नामक भौतिक राशि से। अगर हमने देखा कि कहीं पर एक जमीन का टुकड़ा है, तो वह जमीन के टुकड़े वह कितना बड़ा है, तो यह कितना बड़ा है वो कौन सी भौतिक राशि से मापेंगे, क्षेत्रफल से मापेंगे। अगर मैंने बोला मेरे पास मेरी बोतल में पानी है, तो ये पानी जो है यह जल है, यह पानी जो है वो कितना है, तो कितना पानी किससे मापेंगे, सर ये मापेंगे हम आयतन से। अगर कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु ठंडी है, तो वो कैसे मापा जाएगा, सर वो भी एक भौतिक राशि तापमान से मापा जाएगा। तो हमारे चारों ओर हर जगह क्या है, हमारे हर जगह हमारे पास भौतिक घटनाएं हैं, और उनको मापने के लिए हमारे पास भौतिक राशियां हैं। लेकिन क्या हम हर एक घटना के लिए कोई ना कोई भौतिक राशि डिफाइन कर सकते हैं? हाँ सर, फिजिक्स के अनुसार तो की जा सकती है, लेकिन क्या हर एक भौतिक घटना के पीछे एक भौतिक राशि है, या
क्या हम हर जगह भौतिक राशि बता सकते हैं? जैसे हमने बोला अभी चल रहे हो सर, आप कितना गर्म है, कितना ठंडी वस्तु है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, इन सब के लिए हमारे पास भौतिक राशि है। हमने बोला कि हमारे फोन में करंट आ रहा है, धारा आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, ये भी एक भौतिक राशि है। लेकिन 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 क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि और भी कुछ भौतिक घटनाएं जिन्हें हम माप नहीं सकते, है ना, मतलब भौतिक घटनाओं जिनका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, वे भौतिक राशियों द्वारा किया जाता है, उनमें भौतिक राशियां होती हैं। क्या और भी कुछ है? पेड कोर्स में भी यही चल रहा है शिवम राज, ओके। हाँ, तो क्या और भी कुछ है जो हमारे लिए एक भौतिक घटना है, लेकिन हम उसे माप नहीं सकते? नहीं बेटा, खाने को माप सकते हैं, खाना मापा जा सकता है। ऐसा देखा नहीं, अरे यार तेरा पेट बहुत बाहर आ गया, तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, तो तुम्हें कुछ कैलोरीज कम करने की जरूरत है। खाना की अगर कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है कि कितना प्रोटीन है इसमें, कितना कार्बोहाइड्रेट से, कितना फैट है, साथ ही साथ उसमें लिखा हुआ भी होता है कि उसमें कितनी एनर्जी है। हाँ बेटा, ये न्यू चैप्टर है, आप लोगों की डिमांड पर ही कक्षा 11वीं का न्यू चैप्टर शुरू करा गया है ना। तो जो भी बच्चे नए हैं अपने, मतलब अगर आपके दोस्त वगैरह भी है तो उनको बोल सकते हो, शाम को 4 बजे क्लास होगी, है ना, उसके लिए आप आ सकते हो। लाइट का वेट, है ना, नहीं बेटा अब्दुल, ये तो बिल्कुल अजीब ही बात बोली तुमने, लाइट का वेट नहीं माप सकते बेटा। अब ऐसी चीज है ना कि अब लाइट की इंटेंसिटी मापी जा सकती है, तीव्रता मापी जा सकती है ना। मान के चलो तुम, तो यही वाली बात हो गई जैसे वो कहानियों में होता है कि जिसके पास जो गुण है उसी से उसका मापन किया जाए तो ही सही है। अब ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हम कि मछली कितना तेज दौड़ सकती है ये मापना है हमें। मछली नहीं दौड़ सकती, मछली तैर सकती है। मछली को अगर हम बोले कि तू पेड़ पे चढ़ के दिखा, तो ये कैसी बात हुई? ये तो ऐसा लगे ना सर, ये तो मूर्खता भरी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, मछली पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। तो वो हम उसके लिए हम कुछ माप नहीं सकते। हम ये नहीं देख सकते मछली कितना ऊपर चढ़ जाएगी, नहीं माप सकते। बंदर को बोलो हाँ बंदर चला, अरे सर बंदर तो ऊपर ही ऊपर उछल रहे। बंदर को बोलो भैया बंदर तो समुद्र में तैर के बता, है ना, ब्लू व्हेल जैसा नीचे कूद कर बता, डॉल्फिन जैसे गोते खा के बता, तो नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए लाइट का वेट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। गैस को नहीं माप सकते, गैस को माप सकते बेटा, गैस को मापा जा सकता है। 4 रोटी खाई, वेरी गुड। आकृति बेटा हेलो, हाँ एक बच्चे ने सही जवाब दिया है ना। हम हमारी भावनाएं, जो भावनाएं हैं, हाँ गैस में भी ऊर्जा होती है, PV बराबर nRT से हम निकाल सकते हैं, उसके मोल नाप सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें हम नहीं माप सकते हैं। जो भौतिक घटनाएं हैं उनसे जुड़ी जो भौतिक राशियां हैं वो हमारी फीलिंग्स, है ना। जैसे तुम्हें कितना गुस्सा आया, कितना गुस्सा आया, इसको मापने के लिए हमारे पास कोई भौतिक राशि नहीं है। हाँ, हमने तुम्हें मारा, हमने तुम्हें कूटा, तुम्हें दर्द हुआ, कितना दर्द हुआ, कोई भौतिक राशि नहीं है ना। इसलिए बोलते ना कि तुम मेरा दुख दर्द कैसे जानोगी, है ना, नहीं जान सकते तुम मेरा दुख दर्द, है ना। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। अरे यार, ये तो मूर्खता भरी बात हो गई, है ना। प्यार तो ठीक था, लेकिन चांद तारे तोड़कर लाना, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना। तो ये क्या होगा, ये इसको माप नहीं सकते हो आप किसी को बोलोगे कि हाँ बेटा कक्षा 11वीं की क्लास है, कक्षा 11वीं पढ़ रहे हैं हम, है ना। हाँ, तो आप अगर किसी को बोल रहे हो कि भैया हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकते हैं, तो अगर उसने फिजिक्स पढ़ा होगा तो क्या बोलेगी? चल भैया नमस्कार, है ना। पहले तो बोलेगी भैया और फिर बोलेगी नमस्कार, अगली बार फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है। तो बेटा बचकर रहना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को हमने फिजिक्स भी पढ़ा दिया है। तो ये सारी भौतिक राशियां, इनको हम नहीं माप सकते, है ना। ये सब कुछ बस में नहीं है, ठीक है। तो कोई किसी का प्यार, कोई किसी का दुख, कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि उसको मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है हमारे पास। हाँ, हेलो ब्रदर बोलेगी और फिर उसके बाद में बाय ब्रो बोलकर चली जाएगी, ठीक है। चलिए,
तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। तो हमने यह समझा कि हमारे पास वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए, है ना, अगर कोई भी एक राशि है जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या, ऐसे राशियां तो बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी, है ना, बहुत सारी राशियां हैं, है ना, लेकिन राशियां कितनी हैं, है ना। अच्छा, निशा बेटा बोल रही कि सर ऑनलाइन कुटाई नहीं, ऑफलाइन कुटाई भी नहीं माप सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो यहां पर राशियां तो बहुत सारी है ना, लेकिन आप भौतिक घटनाओं में वो राशियां जो भौतिक घटनाओं की व्याख्या कर दे, जो मापन कर सकती है, उन्हें ही हम भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। तो हमने भौतिक राशियों की परिभाषा क्या पढ़ी? वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम चाहे तो ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि राशि जिसे मापा जा सके तथा जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझा तथा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल आदि, है ना। और किसको हम भौतिक राशियां नहीं मान सकते हैं? हम नहीं मान सकते सर प्यार, मोहब्बत, धोखा, है ना, यह सब कुछ कोई भौतिक राशियां नहीं है ना। तो हम एग्जाम्पल यहां पर लिख रहे हैं ना कि भौतिक राशियां क्या नहीं कहलाएंगी। भौतिक राशियां नहीं होती है भावनाएं। भावना भौतिक राशि नहीं है ना। जैसे प्यार, मोहब्बत, मार, धोखा इत्यादि, है ना, ये सब कोई किसी भी प्रकार की भौतिक राशियां नहीं कहलाएंगी। चलिए, अब हमें यह समझ में आ गया कि सर भौतिक राशियां अल्टीमेटली बोलना किसको है ना। हम हर चीज को भौतिक राशियां, जो भी पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे सब में सारी चीजों को भौतिक राशियां बोलेंगे, लेकिन हम जिसका मापन नहीं कर पाएंगे, जिनके लिए नियम नहीं परिभाषित कर सकते, उसको हम भौतिक राशि नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब इसी प्रकार से हम भौतिक राशियों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से हम उसको बांट सकते हैं। जैसे हम दिशा के आधार पर या दिशा गुणधर्म के आधार पर दो प्रकार की भौतिक राशियां बोल सकते हैं। कौन कौन सी? एक बोल सकते हैं सर अदिश, एक बोल सकते हैं सदिश। दो प्रकार की भौतिक राशियां हो सकती है दिशा के आधार पर, है ना। दिशा के आधार पर कैसी हो सकती है, उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं, केवल परिमाण, केवल परिमाण, तो ये क्या होंगी? यह अदिश कहलाएंगी, यह अदिश कहलाएंगी, है ना। जैसे तुम्हें चलना है तो चले, तुम कुछ दूरी चले तो वो क्या होगा? केवल परिमाण होगा वहां पर, है ना। वहां पर क्या होगा? केवल और केवल परिमाण होगा, वहां पर दिशा नहीं होगी। इसी प्रकार से कितना तेज चल रहे हो, कितना धीरे चल रहे हो, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, है ना। लेकिन अगर मान के चलो हमने बात करी, हाँ भैया ये 2023 की ही क्लास है, 11वीं का चैप्टर पढ़ रहे हम, ताकि 2024 वाले कुछ बच्चे भी पढ़ ले हमसे। चलो देखो भैया, इसी प्रकार से अगर मान के चलो दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तो यह सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश। सदिश मतलब दिशा होना बहुत जरूरी है ना। जिंदगी में दिशा होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मान के चलो, अगर आपने बल की बात करी, तो अगर बल की बात करी तो बल कितना लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, कितना कम लग रहा है। तो यह बल जो है सर,
यह बल कितना लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, कितना कम लग रहा है, तो यह कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, है ना। बाकी अगर केवल बल देखते, दिशा नहीं देखते हैं, अगर हमें बल देखना है तो सर बल के साथ हमें दिशा बहुत जरूरी है। जैसे अगर मान के चलो, हमने बोला कि एक गाड़ी को चलाना है, ये गाड़ी को चलाना है, तो इस गाड़ी को 4 रामलाल आए धक्का लगा रहे हैं, तो क्या ये 4 रामलाल आके धक्का लगाएंगे तो गाड़ी चल जाएगी? बोलो भैया, क्या यहाँ पर 4 रामलाल आके इस गाड़ी को धक्का लगाएंगे तो गाड़ी चल जाएगी? बोलो, क्या 4 रामलाल आके इस गाड़ी को चलाना चाहते, धक्का लगाना चाहते तो गाड़ी चल जाएगी? पांच लगाएंगे तो चलेगी, ठीक है, 5 ले आओ भैया, 5 रामलाल, तुम भी जुड़ जाओ उनमें, 4 तो थे, एक तुम भी चले जाओ तो 5 हो जाएंगे। तो 5 रामलाल इस गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी सर। चलेगी, क्यों नहीं चलेगी यार? ये 4 मिलके इधर से धक्का लगा रहे, ये चारों मिलकर इधर से धक्का लगा रहे तो गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो 2 ने आगे से धक्का लगाया, 2 ने पीछे से धक्का लगाया, तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं सर। 2 इधर से धक्का लगा रहे, 2 इधर से धक्का लगा रहे, गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी सर, दोनों बराबर लगा रहे। तो धक्का तो जरूरी है, लेकिन किस दिशा में है ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे अगर मान के चलो यहां पर तुम चौराहे पर खड़े हो, ये एक चौराहा है, तुम खड़े हो यहां पर, इधर से आया चिंटू, चिंटू के पास है 50 रुपए, चिंटू के पास है 50 रुपए, उसको खरीदना डेयरी मिल्क, किसके लिए खरीदेगा सर? मुन्नी के लिए खरीदना है। वो तुम्हारे पास आया, है ना, और उसके बाद में, है ना, तुम यहां पर, चलो पहले तुम यहां पर खड़े थे, चौराहे पर क्यों खड़े रहोगे, तुम अपने घर के बाहर खड़े हुए थे चिंटू के पास। चिंटू ने तुमसे पूछा भैया चॉकलेट कहाँ मिलेगी, तो उसने बोला, तुमने बोला उसे कि यहां से 200 मीटर दूरी पर एक दुकान है, वहां पर मिलेगी। तो 200 मीटर दूरी कहाँ है? तो चिंटू को तुम बोल रहे थे कि सुनते जा 200 मीटर कहाँ जाना है, लेकिन उसे चॉकलेट की दुकान पता चल गई, है ना, वो पागल हो गया खुशी के मारे, उसने बोला भैया चॉकलेट मिलेगी। तो यहाँ पर वह 50 रुपए लेकर दौड़ गया इधर और पहुंचा 200 मीटर दूरी पर, है ना, 200 मीटर दूरी पर। तो यहां पर उसे कोई दुकान नहीं मिली, फिर वो गुस्सा हो गया। फिर उसके बाद में उसने यहां पर खड़े एक रामलाल से पूछा भैया बता चॉकलेट की दुकान कहाँ है? तो रामलाल ने बोला कि तू यहां से 100 मीटर जाना और उसके बाद में चौराहा आएगा, वहां से मुड़कर 100 मीटर चले जाना। तो वो बेचारा दिशा बताना चाह रहा था, तो वो यहां से गया, उसने भी पूरी बात नहीं सुनी, फिर यहां पर पहुंचा, 100 मीटर पहुंचा और उसके बाद में यहां पहुंचकर इधर चले गया। फिर उसके बाद में फिर उसे दुकान नहीं मिली। फिर उसने यहां पर खड़े रामलाल से पूछा भैया बता दुकान कहाँ है? तो उसने बोला 100 मीटर चले जा। तो रामलाल ने, चिंटू ने सोचा इस बार पूरा सुन के जाता हूँ, है ना, हर बार तो इधर उधर भटक रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा सुन लेता हूँ, थक गया बेचारा। तो उसने बोला 100 मीटर यहाँ से सीधा चले जाना, तो 200 मीटर यहाँ से सीधा चले जाना, सॉरी। तो यहाँ पर एक दुकान थी जहां पर मिले उसे डेयरी मिल्क, है ना। तो क्या हुई कहानी का निष्कर्ष? कहानी का निष्कर्ष ये हुआ कि तुम्हें कितना चलना है, कितना करना है दुनिया में, ये तो पता ही होना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें दिशा भी पता होनी चाहिए किस दिशा में जाना है। अगर उसने पहली ही बार सुना हो तक तो क्या तुमने उसे सही बताया? हाँ तुमने सही बताया। तो तुम ऐसा बोलना चाह रहे थे कि भाई 100 मीटर इधर जाना, 100 मीटर नीचे जाना तो दुकान मिल जाएगी डेयरी मिल्क की, लेकिन उसने नहीं सुना, वो 200 मीटर पूरा सीधे चले गया। तो कहाँ चलना है, कितना चलना है ना, और किस दिशा में चलना है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में, है ना। तो ये जैसे एक और वो कौन सी पिक्चर धमाल, है ना, उसमें वो डब्ल्यू 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 के नीचे पैसा गड़ा होता है, सब पहुंच जाते हैं डब्ल्यू पे, लेकिन डब्ल्यू के नीचे पैसा कहाँ है किसी को नहीं पता, है ना। तो वहां पर कहां पर खोदना है वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है, हमें हमारे जीवन में भी ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर जैसे
चिंटू को चॉकलेट नहीं मिल रही थी मुन्नी के लिए, वैसे ही हमें नीट की एग्जाम तक पहुंचना है तो ये भी जरूरी है कि हम बार बार धोखा ना खाए। हमें ये तो पता करना है कि मेहनत कहाँ करनी है, लेकिन किस दिशा में करनी है ये बहुत जरूरी है। मजदूरी नहीं करनी है, मेहनत करनी है हमें, है ना। बहुत बड़े दो वर्ड्स में डिफरेंस है। मेहनत करना है मतलब तुम्हें उसका परिमाण मिलेगा, और एक दिशा के साथ करना है। मजदूरी क्या है? मजदूरी है सर वो एक अदिश राशि है, लेकिन मेहनत कैसी राशि है? सदिश राशि है। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ यार, मेहनत जो है वो भौतिक राशि है भी या नहीं है? मेहनत जो है वो भौतिक राशि है या नहीं है? डेयरी मिल्क बदनाम हो गई है आजकल, क्यों, क्या हो गया बेटा? हाँ, मेहनत भौतिक राशि नहीं है, है ना। मेहनत भौतिक राशि नहीं है, नहीं है मेहनत भौतिक राशि। मेहनत भौतिक राशि नहीं है मेरे प्यारे। मेहनत को कैसे माप सकते हो तुम 10 घंटे पढ़ते हो, तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, वो 4 घंटे पढ़कर उतनी नंबर ला रहा है, ठीक है, तो बात बराबर ही है। तो फिर वहां पर मेहनत को मापा नहीं जा सकता, तो वैसे ही मेहनत भौतिक राशि नहीं है। लेकिन हमें हमारी पूरी जर्नी में, है ना, हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ हमें बढ़िया तरीके से 100% डेडिकेशन के साथ और हमें हमारी दिशा सही रखते हुए पढ़ना है सारी चीजें, है ना। नीट निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारी दिशा पता होना चाहिए कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तविकता में हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें यह पता चल गया कि सर हमारे पास दो प्रकार की राशियां होंगी, एक सदिश होगी, एक अदिश होगी, है ना। तो जो दिशा का पालन करेगी, या वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, वो अदिश कहलाएंगी। और वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, वो क्या कहलाएंगी? सदिश राशियां कहलाएंगी। क्लियर है? हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब निर्भरता के आधार पर हम भौतिक राशियों को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। दीपक क्या हुआ बेटा? हाँ, एडी स्टाइल, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर निर्भरता के आधार पर हम कैसे विभाजित कर सकते हैं भौतिक राशियों को। तो निर्भरता के आधार पर फिर से दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं हम। पहली होती है मूल या आधार, या मूलभूत भी बोल सकते हैं हम इन्हें। क्या बोल सकते हैं? मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां, मूलभूत राशि। तो अगर मूलभूत राशियां देखी जाए तो मूलभूत राशियां क्या है? फंडामेंटल है। फंडामेंटल राशियां या बेस क्वांटिटीज हम उन्हें बोलते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, वे मूलभूत राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? मूलभूत राशियां कहलाती है। इसी प्रकार से हाँ, एक मिनट निशा बेटा रुकिए। इसी प्रकार से व्यक्तपन्न राशियां वे होती है जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती है ना। मतलब कि जैसे समय किसी पर निर्भर नहीं करता। समय क्या है? मूलभूत राशि है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कितनी तेज चल रहे हो, कितनी धीरे चल रहे हो, मतलब ये चाल होगी, तो ये चाल जो है वो समय पर भी निर्भर करेगी, दूरी पर भी निर्भर करेगी। तो ये कैसी राशि होगी? व्यक्तपन्न राशि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार की भौतिक राशियां हो सकती है निर्भरता के आधार पर, मूलभूत राशियां और व्यक्तपन्न राशियां। ठीक है, मूलभूत राशियां जो होती है वो, है ना, वैसे तो 3 मूलभूत राशियां होती है, लेकिन फिर जब SI यूनिट आई, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम बना, पूरे इंडिया के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट की काउंसिल वगैरह बनी, तो उन लोगों ने 7 भौतिक राशियों को मूलभूत राशियां बोला। कितनी? 7 भौतिक राशियों को मूलभूत राशियां बोला। ठीक है, तो ये जो 7 मूलभूत राशियां है वो कौन कौन सी है एक बार हम देख लेते, है ना। एक बार मात्रक भी पढ़ेंगे हम इनके, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये वे 7 राशियां है जिन्हें मूलभूत राशियां बोला गया। मतलब इस दुनिया में ऐसा बोला गया कि ये वो 7 राशियां जो किसी पर भी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे, है ना, इसमें लंबाई देखो, ये जो 3 भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय,
लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये वे तीन राशियां हैं, ये वे तीन राशियां हैं जो कि, है ना, ये लंबाई, द्रव्यमान और समय वे तीन राशियां हैं जो कि पहले आधार राशियां या मूलभूत राशियां मानी जाती थी। लेकिन जैसे, अच्छा, इन तीनों को पहले क्यों मानते थे? क्योंकि अगर हम हमारे दिनचर्या में या हमारे जिंदगी में जो भी डे टू डे लाइफ काम करते हैं उनमें देखें तो ये तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पहली बात कि कितना दूर जाना है, कितना पास जाना है, कहाँ जाना है, यह सब कुछ लंबाई, है ना, लंबाई में मापा जाता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान, अगर तुम कहीं पर कुछ भी सामान खरीदने जाओगे, है ना, या तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम ये देखोगे ना कितने किलो शक्कर, कितने किलो चावल, कितने किलो धान, या कोई भी सामान अगर आपको खरीदना, आपको खुद को ही देखना कि कितना भारी, कितना हल्का। तो किससे पता चलता है? द्रव्यमान से पता चलता है। इसी प्रकार से कितने बज गए हैं सर, कितने बज गए सर, और कितनी देर पढ़ाओगे, तो यह क्या है? समय है। तो ये तीन मूलभूत राशियां थी जो पहले ऐसा माना जाता था कि यही तीन है जिन पर सारी भौतिक राशियां निर्भर कर रही है। फिर आगे चलकर इनमें चार और जोड़ी गई। तापमान, है ना, तापमान भी किसी पर निर्भर नहीं करता, कितना गर्म कितना ठंडा। साथ ही साथ विद्युत धारा या करंट भी किसी पर निर्भर नहीं करता। और इसी प्रकार से प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या आप जिसके केमिस्ट्री में पढ़ते हो मोल, है ना, कितना पदार्थ है तो कितने मोल है, तो ये पदार्थ की मात्रा होगा। और सर प्रदीपन तीव्रता क्या होता है, ये तो कभी सुना ही नहीं। प्रदीपन तीव्रता कभी नहीं भी सुनोगे, पहली और आखिरी बार ही बोल रहा हूं मैं। प्रदीपन तीव्रता क्या होता है? प्रदीपन तीव्रता जो होता है बेटा, यह जब सितारों से या स्टार से लाइट आ रही है, या सूरज से हमारे पास लाइट आ रही है, तो वो कितनी आ रही है, कैसे मापेंगे लाइट को, है ना, तो कितनी लाइट है उसके लिए हम प्रदीपन तीव्रता का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रदीपन तीव्रता का। हाँ, ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं कहीं पर ये ज्योति, यहां पर ज्योति तीव्रता भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से इन सब के मात्रक पे भी मैं नहीं जा रहा हूं, अभी मैं केवल भौतिक राशियों की बात कर रहा हूं। तो यह कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। मूलभूत राशियां 7 होती है और उसके बाद में व्यक्तपन्न राशियां होती है। व्यक्तपन्न राशियां क्या होती है? ये वे राशियां होती है जो मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रही है। जैसे अगर मान के चलो हमें देखना है कि चाल कितना तेज चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, तो यह कैसे होगा? यह होगा सर लंबाई बटा समय पर। किस पर होगा? लंबाई बटा समय पर। तो लंबाई बटा समय, तो यह क्या हो गया? चाल हो गया। तो लंबाई, हाँ सर अभी हमने भी देखा लंबाई जो है मूलभूत राशि है, समय जो है वो भी क्या है? मूलभूत राशि है। तो यहां पर हाँ एडी स्टाइल, रुको बेटा, तो ये चाल जो होगा ये कैसी राशि होगी? व्यक्तपन्न राशि हो गई, है ना। या हम इसे अंग्रेजी में डिराइव्ड भी कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी भी कहते हैं। तो चाल हो गया दूरी बटा समय। आयतन, क्षेत्रफल, त्वरण, दाब, इन 7 को छोड़कर जो भी तुम्हें पढ़ोगे आगे चलकर वो सब व्यक्तपन्न राशियां होती है, ठीक है। ये ज्योति तीव्रता कहाँ पढ़ेंगे? ये हमने ही नहीं पढ़ी कभी चिंता मत करो, ज्योति तीव्रता कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगी तुम्हें, है ना। ये आगे चलकर बीएससी एमएससी अगर फिजिक्स में करते हैं, या अगर आप वैसे आप फिजिक्स तो पढ़ना नहीं है तुम्हें, बायो पढ़ना है ना, तो ये वो उसमें आप ज्योति तीव्रता वगैरह की बातें करते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर ये तो सब कुछ समझ चुके हैं, तो अब आगे इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। ये तो बेसिक सी बातें थी, हमें जो पता होनी चाहिए थी। अब हमारे पास कुछ ऐसी राशियां भी है जो ना तो मूलभूत में रखी गई है, ना तो वो व्यक्तपन्न है। जैसे इन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री या पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री या पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री या पूरक मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम, है ना कि यहां पर अगर हम सप्लीमेंट्री या पूरक राशियां देखें तो सप्लीमेंट्री या पूरक राशियां क्या होती है? ये वे राशियां होती है जो ना तो मूलभूत में रखी गई, ना तो किसी पर निर्भर कर रही है। इसका एक ही एग्जाम्पल है कोण या एंगल।
एंगल जो है वो ना तो मूलभूत राशि में रखा गया, एंगल ना तो मूलभूत राशि में रखा गया है ना, और ना ही वो व्यक्तपन्न राशि है, ना तो किसी से डिराइव होता है। तो ये जो कोण होता है वो कैसी राशि होता है, सप्लीमेंट्री या पूरक राशि होता है। क्लियर है छोटी सी बात? हाँ सर, बिल्कुल मजे से समझ में आया। ये कैसी राशि है? ये पूरक राशि है। अच्छा, तो कोण जो है वो भी सर किसी प्रकार के हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, कोण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक पृष्ठीय कोण या प्लेनर भी बोलते हैं हम इसे, पृष्ठीय या समतलीय कोण भी बोलते हैं हम इसे, पृष्ठीय या समतलीय कोण। पृष्ठीय या समतलीय कोण, ठीक है। समतलीय या पृष्ठीय कोण क्या है? जो कोण आज तक आपने जिंदगी में पढ़ा है ना, जो आज तक आपने जिंदगी में पढ़ा है ना, जो कोण आपने पढ़ा, मतलब सर जैसे हमने पढ़ा कि सर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री, 90 डिग्री, सर ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ये 30 डिग्री बन गया, ये 45 डिग्री हो गया, सर ये 180 डिग्री हो गया, है ना, या सर ये 0 डिग्री हो गया। ये सारे कोण ऐसे ऐसे डोइंग ये सारे कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब दो भुजाओं के द्वारा या दो रेखाओं के मध्य जो घूर्णन होता है ना, उसे हम थीटा से चिन्हित करते हैं, और यही हमारा क्या होता है, यह हमारे लिए कोण या समतलीय कोण या केवल कोण भी बोल सकते हैं हम। इसी प्रकार से अगर हमें समझना है दूसरे प्रकार का कोण, तो ये होता है घन कोण। सर घन कोण मतलब क्या होता है? घन कोण या सॉलिड एंगल। सॉलिड मतलब यह 3D में होगा। कैसे होगा? 3D में होगा। इसको बेस्ट तरीके से कैसे इमेजिन कर सकते हैं हम, है ना, कैसे बेस्ट तरीके से इमेजिन कर सकते हैं? ऐसे बेस्ट तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास एक लाइट है या मेरे पास एक बल्ब है। अब ये एक बल्ब को मैंने जैसे ही शुरू किया, ये टॉर्च में हमने जैसे ही टॉर्च को शुरू किया तो टॉर्च में से लाइट निकली। तो टॉर्च में से लाइट कैसे निकलेगी? टॉर्च में से लाइट सर यहां पे अगर टॉर्च उसे फैलती हुई निकलेगी, जैसे पूरी लाइट फैलती हुई आगे जाएंगी। तो अगर वो लाइट को मैं देखूं तो वो सर 2D नहीं है, वो 3D है। कैसी है? 3D है लाइट। क्यों सर 3D लाइट कैसी? क्योंकि देख यार, वो लाइट जो है वह इधर भी जा रही है, लाइट सीधे भी जा रही है, और वो यहाँ पर इसके ऊपर 2D कोण नहीं बना रही है। वो यहाँ पर जहां से लाइट निकल रही है वो यहाँ पर कैसा कोण बना रही है? 3D कोण बना रही है ना। ऐसा कभी तुम लोगों ने, अरे भैया गांव में टार्च है तुम्हारे? टार्च क्या बोलते हैं? टार्च समझे? टार्च नहीं देखी तुमने, टॉर्च देखी, टॉर्च। बल्ब देखा, बल्ब। बुल्ब देखा, बुल्ब। तो जैसे ही हम उसे चालू करते हैं तो क्या होता है? लाइट ऐसी फैलती है। तो ये कैसा हो रहा है? ये पूरे यहाँ पर आयतन में फैलेगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? उसे घन कोण बोलते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ से लाइट जो है वो ऐसी 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 ऐसी। अब यार देखो, ये तो विडंबना है। क्या सर? क्या विडंबना है कि अगर मैंने तुम्हें 3D समझाना चाहा और मैं तुम्हें बोर्ड पे 3D समझा रहा हूं, तो बोर्ड पे 3D में कैसे ही समझाऊं तुम्हें? बोर्ड जो है वो 2D वस्तु है। अब 2D वस्तु में तुम 3D थोड़ी ना समझ सकते हो, ठीक है। तो वही वाली बात है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर सर कुछ ना कुछ सामने क्षेत्रफल बनेगा, कुछ ना कुछ क्या बनेगा? क्षेत्रफल बनेगा। तो यह हमारे लिए 3D हो जाता है। कैसा हो जाता है? 3D हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लगे हाथ में ये भी बता देता हूँ इनकी मान क्या होते हैं और इन्हें बोलते कैसे कैसे, मतलब इनके वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अगर हमें घन को हमारे लिए अगर पृष्ठीय कोण देखना है तो ये होगी हमारे लिए त्रिज्या r, ये होगी त्रिज्या r, और ये होगी चाप की लंबाई l। क्या होगी? चाप की लंबाई l। तो यहाँ पे जो चाप की लंबाई होगी l वो दी जाती है r थीटा से। अगर आपको थीटा कोण देना है तो थीटा कोण दिया जाता है, थीटा कोण दिया जाता है l/r से। किससे दिया जाता है? l/r से दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको घन कोण देना है, घन कोण, है ना, घन कोण कैसे दिया जाता है? सर ये सॉलिड एंगल है, यह दिया जाता है, इसको हम थीटा से चिन्हित करते हैं। इसको चिन्हित करेंगे हम
सिग्मा से, तो ये होता है डी सिग्मा बराबर होता है डीए बटे में आर स्क्वायर। अगर ए से डी से डर लग रहा है तो उसे घबराने वाली बात नहीं होगी। छोटा सा कोण बराबर होगा छोटा सा क्षेत्रफल सामने डीए बटे में आर का स्क्वायर, या हम चाहे होगा सर डी डेल्टा ए अपॉन में आर का स्क्वायर। क्लियर है कहानी? तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। मूलभूत राशि, व्यक्तपन्न राशि, पूरक राशियां, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए। तो अब ये बेसिक सी बातें अगर हमें समझ में आती है तो हम आगे और चीजें समझ सकते हैं। क्या चीजें समझ सकते हैं सर? अब हम यह समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर इतना है तो हम इससे जुड़ी एक और नई बात समझ सकते हैं, इसको हम कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ डाउट? वैसे तो यार ये पूरे चैप्टर में डाउट नहीं आना चाहिए, फिर भी कुछ हो तो पूछ लो। और समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो जल्दी से। हाँ भैया, सभी बच्चों को थम्स अप करना है जल्दी से। चल, हाँ जल्दी से निपटा देंगे हम, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां क्या होती है वो भी बता देते हैं लगे हाथ ही, है ना। एक बच्ची ने बोला सर प्रदिश राशियां भी बता दो। तो देखो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हमने सदिश और अदिश राशियां पढ़ी थी, है ना। तो सदिश और अदिश राशियां क्या है कि अगर सदिश राशियां देखी जाए तो उनको हम सीधे सीधे जोड़ घटा सकते हैं। सॉरी, अदिश राशि को सीधे सीधे जोड़ घटा सकते हैं, सदिश को सीधे सीधे नहीं जोड़ घटा सकते ना। इधर 2 किलो, इधर से 2 न्यूटन, इधर से 2 न्यूटन का बल 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हाँ YouTube पर इसे पढ़ाया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हम यहां पर पूरा करेंगे उसे, है ना। अभी YouTube पे पढ़ाया था, 2-3 ही क्लास हो पाई थी, लेकिन यहां पर हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो यहां पर अगर हम ये ऐसा समझे कि सर मेरे पास सदिश राशियां है और एक अदिश राशियां है, तो प्रदिश नामक भी सर हमने कभी चीज सुनी थी, इसे हम बोलते हैं टेंसर, है ना। ये वे राशियां होती है जो कुछ नियम सदिश के फॉलो करती है और कुछ नियम अदिश के फॉलो करती है। मतलब इनके पास सदिश मतलब परिमाण है, इनके पास दिशा नहीं है, लेकिन आप इन्हें सीधे सीधे जोड़ घटा नहीं सकते, या इनके पास दिशा है लेकिन इनके सीधे सीधे जोड़ घटा सकते हो आप, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको जोड़ो घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, इनको जिंदगी में मजे हैं इनके, है ना। जैसे अगर मान के चलो हमने बात ही करी विद्युत धारा की, तो अगर मान के चलो यहां पर से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2, इसमें करंट गया I, तो I बराबर लिखेंगे हम I1 प्लस I2। अब अगर मैं तार ऐसे रखूं या एक तार ऐसा रख दूं, दूसरा तार ऐसा रख दूं, तीसरा तार ऐसा लगा दूं, तो इसमें से धारा आ रही है I1, इसमें से धारा आ रही है I2, इसमें से धारा आ रही है I, ये होगा I1 प्लस I2 के बराबर। किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 के बराबर। हर कंडीशन में यह I1 प्लस I2 के बराबर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़े हम। चलो ओके, हाँ अब हमें पढ़ना है मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? जैसे हमने भौतिक राशियां पढ़ी, तो भौतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए हमारे पास क्या है? भौतिक राशियां है। देखो विद्युत धारा भी है ना, वैसे हम प्रदिश राशि नहीं मानते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए बता देते हैं। बाकी असल में जो टेंसर क्वांटिटीज है ना, वो अभी नहीं पढ़ते हम। टेंसर जो होता है वो टेंसर सॉल्व करना, टेंसर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करना, वो सब आगे चलकर इंजीनियरिंग में कराया जाता है। ठीक है, तो अभी हम उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और हमें कभी आएगा भी नहीं, वो चिंता वाली बात नहीं है। टेंसर के मैट्रिक्स वगैरह बनते हुए अलग से पूरी कहानी होती है। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण जो होता है, उसको भी हम टेंसर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते। मात्रक, आपको टेंसर या प्रदिश बोलना नहीं है कभी भी, आपको कुछ भी पूछे सदिश और अदिश में ही बातें करनी है आपको। अच्छा, मात्रक, मात्रक क्या होते हैं? किसी वस्तु, अच्छा अभी ये बता रहा था मैं कि अगर मेरे पास कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक घटना की व्याख्या करने के लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास भौतिक राशियां हैं सर। अब भौतिक राशि जो है वो भौतिक राशि
कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, भारी कितना है, हल्का कितना है, या सर तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है। लेकिन कितना तेज कितना धीरे, तो इन सबको मापने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए हमें। तो अगर मैं कोई भी भौतिक राशि की बात करूं तो भौतिक राशि कितनी है, भौतिक राशि कितनी है, ये दो चीजों से दी जाती है। कौन सी दो चीजें सर? ये दी जाती है दो चीजों से। एक होता है नंबर या संख्या, नंबर या संख्या, और दूसरा होता है मात्रक, यूनिट या मात्रक। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला कि मैंने लगाया 5 का बल। अरे सर 5 का बल क्या 10 कदम चल रहा है क्या, है ना? 5 भी 5 से तेज सर, ये 5 भी 5 से तेज, 5 कदम 10 कदम सर, 5 कदम 10 कदम क्या है ये? या मान के चलो तुम तेज दौड़े, बहुत तेज दौड़े, है ना, तुमने पूरे जी जान लगा के दौड़े, है ना, तुम दौड़े 5 से। सर 5 की स्पीड से जोड़ दे, ये क्या है? 5 की स्पीड से जोड़े, 5 के आगे क्या है? तो यहां पर दो चीजें होती है, एक नंबर होता है, एक मात्रक होता है। ये नंबर और मात्रक मिलकर ही एक भौतिक राशि को डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो भौतिक राशि को हम ऐसा बोलेंगे, इसके पास दो चीजें होती है, एक एन और यू, है ना। एन मतलब नंबर और यू मतलब यूनिट, यही एक भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशि में नंबर तो हमें सर समझता, नंबर तो क्या सर 1 2 5 10 15 50 2 डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। यू क्या है? यू है यूनिट या मात्रक। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। मानक मापन की इकाई मतलब कि इकाई, ये मानक मापन की इकाई को मतलब कि अगर आपको इसमें इकाई लंबाई मापनी है ना, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हम यहाँ पर अगर हमने इसका n का मान 1 रख दिया तो ये यूनिट आ जाएगी, या मापन का एक ऐसा मान आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को परिभाषित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब जिसके गुणज, जैसे यूनिट या मीटर है, तो 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, तो वो क्या कहलाता है? हमारा मात्रक कहलाता है। क्लियर है कहानी, है ना? तो जैसे हमने भौतिक राशियां पढ़ी, वैसे हम मात्रक भी पढ़ेंगे। मात्रक भी अलग अलग प्रकार के मात्रक हो सकते हैं। जैसे अगर सर हम बात करें, हमने भौतिक राशियां पढ़ी थी, भौतिक राशियां जितने प्रकार की पढ़ी उतने प्रकार के मात्रक भी होंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक राशि से ही मात्रक है, भौतिक राशि से ही क्या है? मात्रक है। तो अगर हमने सर गुणवत्ता के आधार पे, तो गुणवत्ता के आधार पे मात्रक की कोई बात नहीं होगी, वो केवल भौतिक राशि की थी। लेकिन उसके बाद में हमने जब यहाँ पर भौतिक राशियां पढ़ी, है ना, दिशा के आधार पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमने निर्भरता के आधार पर बात करी, तो निर्भरता के आधार पर हमने 2 प्रकार की भौतिक राशि बात करी। उसी प्रकार से हमारे पास 2 प्रकार के इन सभी भौतिक राशियों के मात्रक होंगे। तो जो मात्रक होंगे बेटा, वो मात्रक हम कैसे कैसे बोल सकते हैं? मात्रक के प्रकार है ना, वैसे मात्रक की पद्धति बोली जाती है ना, वैसे ज्यादा बेहतर है मात्रक की पद्धति बोली जाती है। लेकिन बस मैं आपको अभी यह बताना चाह रहा हूं कि मात्रक, जैसे हमारे पास सारी मूलभूत राशियां थी, है ना, मात्रक की पद्धति बोलेंगे, वो ज्यादा बेहतर शब्द है। लेकिन अगर हम ये बोले कि सर हमारे पास जो जो मूलभूत राशियां थी, उन सभी मूलभूत राशियों में जितने प्रकार की मूलभूत राशियां थी, उन सभी के क्या होंगे? मात्रक होंगे। तो जैसे यहाँ पे मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, और इसी प्रकार से तापमान के लिए केल्विन हो गया, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। इन सब को हम इस सब से चिन्हित करते हैं। क्लियर है कहानी? आई बात समझ में?
तो यहां पर यह कुछ बेसिक सी राशियां, बेसिक सी बातें होती है जो हमें पता होती है। ये सब मात्रक किसके? मूलभूत राशियों के मात्रक है, तो इन्हें मूल मात्रक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल मात्रक। बाकी अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि यहां पर इसमें जो मात्रक होते हैं उसमें जो मूल मात्रक के अलावा जो दूसरे प्रकार के या मात्रक की पद्धतियां क्या होती है, एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एसआई पद्धति क्या होती है, और इसी प्रकार से जो पूरक राशियां थी उनके मात्रक हम कैसे देखते हैं। और साथ ही साथ हम विमाय पढ़ना शुरू करेंगे, विमीय विश्लेषण पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अभी जितना पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा। अभी यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ लो। हाँ, आज का नोट्स अभी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, डोंट वरी। हाँ, लल्लू चैप्टर है, बिल्कुल सही बात। हाँ, चलिए, तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हम लोग बोर्ड के नहीं पढ़ते हैं जो इतनी देर तक पढ़ाते हो आप। मतलब ज्यादा देर पढ़ा रहा हूं क्या मैं? भाई इतना देर तो पढ़ना ही पड़ेगा। 9th क्लास से कैसे पढ़ते आ रहे हो भाई? ये 9th में कहां पढ़ रहे हो? आपका टेलीग्राम कौन सा बेटा? आप टेलीग्राम पे लिख सकते हैं SP_sir_doubtnut, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा फास्ट कर देंगे क्योंकि देखो यार, तुम लोगों ने ये चैप्टर को पहले भी पढ़ा हुआ है, काफी सारे बच्चे ने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास और भी बच्चे हैं जो क्लास खत्म होने के बाद में भी क्लास देखते हैं, है ना। तो उन लोगों ने नहीं पढ़ा यार ये चैप्टर पहले का भी, है ना। तो उन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनको समस्या चली जाएगी एकदम अगर मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, कितने क्वेश्चन? अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे 1 से 2 सवाल पक्का आते ही आते हैं, और एकदम आसान सवाल, 2 सवाल मिनिमम, 1 से 2 सवाल पक्का। और इस चैप्टर में जो बातें सीखेंगे वो आगे के चैप्टर्स में भी काफी ज्यादा यूज होती है। सिग्मा कैसे बनाते हैं? सिग्मा ऐसे बनाते हैं बेटा, ऐसे सिग्मा बनाते हैं। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं हम मिलेंगे अब कल की क्लास में शाम को 4 बजे, जिसमें हम इसी चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल के शाम में 4 बजे, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। एक सेकंड पे सेट कर दो रिफ्रेश। क्या सभी को आवाज क्लियर है? हाँ भैया, क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल सभी के? हाँ भैया, गुड इवनिंग। आचल बेटा गुड इवनिंग, महफूज बेटा गुड इवनिंग, नीतीश गुड इवनिंग, देवाहुति वेरी गुड इवनिंग, डॉक्टर क्रेजी गुड इवनिंग बेटा, ओम जोशी गुड इवनिंग,
चलिए, तो आज हम मात्रक और मापन के एक और नए लेक्चर में आ चुके हैं। मात्रक और मापन हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, बेसिक सी बातें हमने पढ़ी थी मात्रक और मापन में, उन्हीं बातों को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 मात्रक और मापन के लिए। हाँ बेटा, वेरी गुड इवनिंग अक्कू बॉय, वेरी गुड इवनिंग बेटा। स्वरा बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, हाँ निशा बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो मात्रक और मापन में आज हमारी जो दूसरी क्लास है, आज हमें क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जो पिछली क्लास में मात्रक पढ़ रहे थे, है ना, तो मात्रक में मात्रक की और जो पद्धतियां हैं उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, और उसके बाद में हम जानेंगे विमाएं क्या होती है और विमीय विश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक की पद्धति पर हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत और हमारा बचा हुआ था, वह हमें पढ़ना है। बोर्ड की क्लास भी पढ़ाइए बेटा। बोर्ड देखो ओम बेटा, है ना, ये जो हमारा चल रहा है ये नीट प्लस बोर्ड दोनों साथ में ही चल रहा है। हाँ, शेयर करके आ जाओ। हाँ, एडी स्टाइल, नमस्कार बेटा। क्या हो गया तुम्हारे दांतों में, लग गई क्या, दांत टूट गए क्या तुम्हारे? हाँ चलिए, तो हमें मात्रक और मापन में आज विमाओं पर चर्चा करनी है। विमाएं क्या होती है ये देखना है हमें, साथ ही साथ हमें मात्रक की पद्धतियों पर चर्चा करनी है। मात्रक की पद्धति, तो विभिन्न प्रकार के मात्रक जो होते हैं उन पे चर्चा कर रही थी हमने, मात्रक की पद्धति देखनी थी हमें ना। चलिए, तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ से। मैं पिछले 6 साल से ज्यादा फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूं बेटा, बोथ फॉर नीट एज वेल एज IIT। इससे पहले क्लासेस आकाश इंस्टीट्यूट में ली थी और लास्ट ईयर से मैं कोटा में क्लासेस ले रहा था। तो हमें जो मात्रक पढ़ना है ना, उसके ऊपर मात्रक की पद्धति जो पढ़ना है उसके ऊपर पहले आ जाते हैं हम लोग। तो मात्रक की पद्धति क्या होती है, अच्छा मात्रक क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। मात्रक क्या होता है ये भी देख लिया था ना भैया हमने, है ना। तो मात्रक क्या होता है हमने ये सबसे पहले समझा था कि सर फिजिक्स में हमने भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे बहुत सारी परिघटनाएं या घटनाएं हमारे आसपास जो होती है उनका विश्लेषण जो होता है वह भौतिक विज्ञान में हम करते हैं। अब इसमें हमने देखा था कि वे राशियां, है ना, वे राशियां जो किसी भी भौतिक घटना को विश्लेषित कर पाए या उस घटना को परिभाषित करने में हमें काम आए, उसे हमने बोला था भौतिक राशि। अब हर एक भौतिक राशि में दो चीजें होती है, एक होती है संख्या और एक होता है उसका मात्रक, है ना। मात्रक क्या होता है, मात्रक आप ऐसा बोल सकते हैं कि यह उसकी संख्या के बाद में लगाया जाता है, और संख्या अगर एक हो तो जो जो हमारे पास भौतिक राशि होगी उसकी जो इकाई होगी वह हम उसको मात्रक बोल सकते हैं। फिर मात्रक के प्रकार हमने देखना शुरू करे थे, है ना। जैसे हमने देखा था कि सर कुछ मूलभूत होती है, मूलभूत राशियों के मात्रक मूलभूत मात्रक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि व्युत्पन्न राशियां जो कि उनके मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा अब हमें इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात करनी है ना, जिसे हम कहते हैं मात्रक पद्धति, है ना। मात्रक पद्धति क्या होती है, मात्रक पद्धति तो अगर हम मात्रक पद्धति की बात करें तो हमारे पास, अगर मैं मूलभूत राशियों की बात करूं तो हमारे पास वैसे तो 7 मूलभूत राशियां है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास 3 मूलभूत राशियां मानी जाती थी। कितनी मानी जाती थी? 3। कौन कौन सी? लंबाई, अच्छा कल नोट्स नहीं डाले, ओहो एक्सट्रीमली सॉरी, स्लिप हो गया होगा ना, मैं अभी आज दोनों डाल दूंगा ना। हाँ, तो हमने 3 प्रकार के 3 मात्रक पढ़े थे सबसे पहले, या 3 भौतिक राशियां पढ़ी थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। पहले माना जाता था कि यही मूलभूत है और इन्हीं के आधार पर सारी कहानी होगी। तो अगर हम इनको अभी मूलभूत माने तो उनके आधार पर हमारे पास जो मात्रक पद्धतियां है तो वो बोली गई थी। पहली पद्धति बोली गई थी MKS, अगली पद्धति बोली गई थी CGS और फिर बोली गई थी FPS। ये क्या है? यह हमारे लिए लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक है ना। यह लंबाई,
द्रव्यमान और समय के मात्रक है। तो अब जैसे अगर हम एमकेएस की बात करें इस पद्धति में, एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम और एस मतलब होता है सेकंड। इसी प्रकार से सीजीएस की बात करें तो सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम और एस मतलब फिर से सेकंड ही होता है। तो अगर हम देखें तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये हम ऐसा मान सकते हैं कि यह बड़ी यूनिट्स है एमकेएस, और सीजीएस जो होती है वो छोटी यूनिट्स होती है। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार। साथ ही साथ एफपीएस, एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, है ना। अब यह ज्यादातर अगर हम हमारे आसपास की बातें करें, मतलब भारत देश की बात करें, तो हम यहां पर ये दो मात्रक पद्धतियां इस्तेमाल करते हैं। ये यूजुअली अमेरिका वाले या ब्रिटेन वाले वगैरह वो लोग ज्यादातर फुट में, पाउंड में चीजें मापते हैं, हमारे यहाँ किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, तो हम ये बस इतनी सी बात हमें पता होना चाहिए कि यह एमकेएस यूनिट होती है, यह सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, तो जैसे हमें पता हो कि आगे चलकर हमने ऐसे सवाल भी किए हैं काफी सारे कि सर अगर मेरे पास कोई एक एसआई यूनिट में है या कोई एक एमकेएस यूनिट में है तो उसकी सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे। तो सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कहानी बोली जाएगी। अब फिर इसके बाद में साइंटिस्ट की कमेटी वगैरह बैठी, उन्होंने बोला कि यार हमारे पास 7 मूलभूत राशियां है। तो फिर आगे चलकर ये जो एमकेएस थे, एमकेएस मतलब इनके पास तीन भौतिक राशियां है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसी को और बड़ा किया गया और इसी के अंदर 7 मूलभूत राशियां बताई गई और उसे बोला गया एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट्स बोला गया, ज्यादा बेहतर एसआई यूनिट्स लिखेंगे हम यहाँ पर। तो इन्हें एसआई यूनिट्स बोला गया। तो इनमें क्या किया गया, इनमें हमारे पास एमकेएस में 3 थी, एसआई में 7 रखी गई, है ना। तो 7 मूलभूत राशियां रखी गई, है ना। कौन कौन सी हमने पिछली क्लास में देख ली थी। उनके मात्रक क्या क्या थे, जैसे लंबाई के लिए हमने पढ़ा था मीटर, द्रव्यमान के लिए पढ़ा था किलोग्राम, समय के लिए पढ़ा था सेकंड, है ना। तापमान के लिए पढ़ा था केल्विन, इसी प्रकार से धारा के लिए पढ़ा था एम्पियर, पदार्थ की मात्रा के लिए पढ़ा था मोल और ज्योति तीव्रता के लिए पढ़ा था कैंडेला। तो ये 7 मूलभूत राशियां थी और इनके 7 मात्रकों को हमने क्या बोला, 7 हो गए ना भैया, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक। तो यहां पर इन्हें हमने बोला एसआई यूनिट्स। ठीक है, हाँ मिस्टर शिवम ये क्लास 11 थे, 11th प्लस 12th पढ़ रहे हैं हम, तो अभी हमने 11th का चैप्टर शुरू किया है। चलिए, तो हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो मात्रक और मात्रक की पद्धतियों के बारे में इतना छोटा छोटा बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। अब इसके अलावा क्या होता है, अरे ना 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 ना, 1 पाउंड बराबर 100 ग्राम नहीं होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है अब्दुल भैया, जो गलत है, ये गलत है। 1 पाउंड बराबर 100 ग्राम नहीं होता है ना। अगर आप चाहो तो लगभग ऐसा मान सकते हो कि मेरे हिसाब से ना 2-2.25 किलो के करीब में 1 पाउंड होता है ना। एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, मतलब 2 के करीब केजी में, है ना, सॉरी 2 पाउंड के करीब में 1 केजी होता है। अच्छा 1 पाउंड में, हाँ मान सकते हो आप ऐसा। वैसे एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है ना, और इसके हमें कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। ठीक है, चलो नीलम, ये कौन सा लेक्चर है, शीतल, वाह बढ़िया बढ़िया बच्चा आज, नीलम, शीतल, शांत नाम वाले बच्चे। बेटा यह हम पढ़ रहे हैं मात्रक और मापन, यह क्लास 11th का चैप्टर है ना। अरे नहीं 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 नहीं, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ना। ये बच्चे पता नहीं क्या क्या बना देते, टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, हमारा कोई ग्रुप नहीं है। हमारा बस एक ही चैनल है टेलीग्राम पर, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। ये सारी छोटी छोटी सी बातें हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी हम हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारे जीवन में हम इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे मात्रक है जिनका उपयोग करते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखे ही नहीं।
जैसे अगर हम बात करें कि सर अगर मान के चलो हमें लंबाई मापनी है या सर हमें क्षेत्रफल मापना है, तो हमारे गांव में तो सर बीघा से जमीन मापते हैं, या सर हमारे गांव में तो गज से मापते हैं। तो ये गज बीघा तो सर ये तो यहाँ पे लिखी ही नहीं आपने। या सर इसके अलावा किलोग्राम ग्राम तो ठीक था हमारे यहाँ, तो सर अब गेहूं खरीदने जाते तो हम कुंटल में खरीदते हैं। या सर अगर इससे भी बड़ी यूनिट की बात करूं तो टन में खरीदी जाती है, जैसे मेट्रिक टन में वजन बताया जाता है, भार बताया जाता है। तो ये सब कहां है, मतलब ये सब कौन से मात्रक है। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर सर आपने बोला समय के लिए सेकंड हो गया, समय के लिए क्या हो गया, सेकंड हो गया, लेकिन मिनट भी तो है। हाँ सर मिनट भी है। या मान के चलो आवर्स, या एक दिन, 2 दिन, 1 साल, ये सब भी मात्रक है या नहीं है। हाँ ये सब भी मात्रक है सर। तो ये कैसे मात्रक है, ये सब कैसे मात्रक है। तो सर यह मात्रक को हमने कहां रखे, क्या नाम दे, है ना, इन मात्रकों को मैं क्या नाम दूं, जैसे इस प्यार को क्या नाम दूं, तो ऐसे इस मात्रक को क्या नाम दूं। तो इन सारे मात्रकों को हमने बोला प्रैक्टिकल यूनिट्स। क्या बोल दिया, प्रैक्टिकल यूनिट्स या प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक मात्रक, प्रायोगिक मात्रक क्या होंगे। प्रायोगिक मात्रक वे मात्रक है जो ना तो एसआई में गए ना तो सीजीएस में गए, लेकिन फिर भी वो मात्रक है ना, फिर भी क्या है, वह मात्रक है, फिर भी मात्रक है। तो सर ये मात्रक जो है इनको कहां रखें, प्रायोगिक में। जैसे अगर हम बात करें, हमने बोला कि समय के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रायोगिक मात्रक है, तो समय के लिए सेकंड तो हमारे पास एसआई मात्रक हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमने बोला मिनट, हमने बोला आवर्स या डे या ईयर, 1 साल है ना, या 1 दशक, ईयर, सेंचुरी, दशक, ये सब कैसे मात्रक है यार, ये सब मात्रक जो है यह सब समय के मात्रक है। हाँ सर ये सब समय के मात्रक है, और ये समय के मात्रक है, लेकिन यह प्रायोगिक मात्रक है। इसके अलावा तो ये वैसे मात्रक है जो आपको यूजुअली पता होते हैं। इसके अलावा समय के ऐसे कुछ मात्रक जो आपने कभी सुने ना हो, जैसे एक होता है चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर इकाई या चंद्रशेखर यूनिट, ये ऐसे मात्रक है जो हमने कभी नहीं सुने हैं। इसी प्रकार से समय के अलावा अगर हम बात करें लंबाई की, हाँ प्रकाश वर्ष, ना 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 ना, प्रकाश वर्ष जो है वो लंबाई का मात्रक है, वही मैं तुम्हें बताने वाला था अब, है ना। अब हम लिखेंगे लंबाई के लिए, तो लंबाई के लिए बात करें तो सर तो इसके अलावा फुट, पाउंड के अलावा और कोई सी कुछ कहानी, है ना, फुट हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, इसके अलावा और कोई लंबाई के मात्रक जो हम हमारी दिनचर्या में यूज करते हैं। हाँ सर जैसे इंच, है ना, 1 इंच 2 इंच बोलते हैं, 6 इंच 10 इंच 15 इंच 12 इंच मिलकर 1 फीट बनता है। लेकिन इंच क्या है, इंच भी हमारा एक प्रायोगिक मात्रक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, और जैसे अगर हमें बहुत लंबी लंबी दूरियां मापनी है, तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास लाइट ईयर या प्रकाशीय वर्ष। प्रकाशिक वर्ष मतलब क्या हुआ, यह वह दूरी है, यह बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत खतरनाक दूरी है। कितनी खतरनाक दूरी है सर, नहीं बेटा सेंटीमीटर के वजह, सेंटीमीटर तो हो गया ना, सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये हो गया सेंटीमीटर सीजीएस में, है ना। अब प्रकाशिक वर्ष कैसी दूरी है सर, ये बहुत खतरनाक दूरी। खतरनाक दूरी क्यों, जो प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है उसे हम प्रकाशिक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक वर्ष। ओ हो सर, मतलब कि लाइट 1 साल चल रही है, और लाइट इस दुनिया में सबसे तेज चलती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, और इसके अलावा वो 1 साल में कितना चल रही है। लाइट को इतना चलना पड़ता है, हाँ चलना पड़ता है। सूरज से हमारे पास लाइट पहुंचने में 8 मिनट के ऊपर समय लगता है।
कुछ कुछ तारे जो है वो हमसे बहुत दूर है, बोलते ना यहाँ से 10 साल दूर है या 10,000 साल दूर तारे हैं हमारे। ऐसे कभी आपने न्यूज वगैरह में या कहीं पर फिजिक्स की बातें पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि एक जो तारा है वो नया तारा मिला है, उसकी पृथ्वी से दूरी जो है वह 5,000 वर्ष दूर, 5,000 प्रकाश के वर्ष दूर बताई जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से लाइट, या मान के चलो हमने यहां से है ना, हमने सोचा चलो उस ग्रह वाले के मजे लेते हैं, हमने यहां से लाइट चालू कर दी है ना, या हमारी पृथ्वी से सूरज की लाइट आके टकराई और वो लाइट निकली अंतरिक्ष में उस ग्रह की तरफ, चारों तरफ फैल रही है, उस ग्रह के पास पहुंचेगी। या मान के चलो वहां पे कोई दूसरा तारा है जहां से लाइट आ रही है, तो वहां से मान के चलो आज लाइट निकली तो हमारे पास पहुंचेगी 5,000 साल बाद, या आज से 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले है ना, मतलब कि जब इंसान आदि मानव था ना, तब लाइट निकली थी। यहां पे डायनासोर घूम रहे थे, तब लाइट निकली उस तारे से और आज वो हमारे पास पहुंची है ना। इतनी दूर है वो, है ना। तो ये होता है प्रकाश की वर्ष, है ना। अच्छा, ये इसमें यार अगर सोचो ना तो मजा आता है सोचने में। कैसे? जैसे अगर मान के चलो कि हमारा अगर कोई एलियन है ना, ऐसे बोलते हैं ना एलियन वेलियन होंगे, तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब मान के चलो यहां से एक ग्रह है जो यहां से है 10,000 प्रकाश की वर्ष दूर, मतलब वहां से लाइट आने में 10,000 साल लग रहे हैं। अब सोचो कितना मजा आएगा, है ना। मतलब वहां पर जो लाइट है, या ऐसा समझो, उल्टा समझते तो ज्यादा मजा आएगा। कैसे? अगर मान के चलो हमारे यहाँ से बोलते ना कि 8,000 साल पहले या 7,000 साल पहले, 10,000 साल पहले डायनासोर रहा करते थे हमारे पृथ्वी पर। अब सूर्य से लाइट आई, हमारी पृथ्वी पर टकराई और पृथ्वी से लाइट निकल कर गई, है ना। मतलब कि अगर मान के चलो मैं किसी ऐसे ग्रह पर हूं जो पृथ्वी से 8,000 साल दूर है, तो वहां से 8,000 साल पहले लाइट निकली और मुझे दिखा, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा, अरे देखो वो एक ग्रह है बहुत दूर, उस ग्रह पर कोई डायनासोर या कोई अजीब से बड़े से जीव घूम रहे हैं। लेकिन उतने समय में पृथ्वी पे क्या हो गया? जितने समय में लाइट पहुंची उतने समय में पृथ्वी पर क्या हो गया? डायनासोर खत्म हो गए सर, इंसान आ गए सर, बीच में जंगल भी आए थे, बीच में बहुत सारी नई स्पीशी आई थी जानवरों की, वो आ गई, मिट भी गई, कुछ एक्सटिंक्ट हो गई, फिर इंसान भी आ गए। इंसानों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिए, बड़े बड़े शहर बना दिए, है ना। और उन इंसानों में तुम जैसा भी एक इंसान आ गया, जो यहां से, मेरे यहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि 100, 200, 400 किलोमीटर दूर बैठकर लाइव मुझे देख रहे हो। उनमें से तुम भी एक इंसान हो। लेकिन वहां जो 50,000 ये यहाँ से 5,000 6,000 वर्ष दूर जो एलियन बैठ के देख रहा है, उसको क्या दिख रहा है? उसको तो डायनासोर दिख रहे हैं। आई बात समझे ना, कितना मजा आता सोच के। उसको जब तक पता चलेगा कि यहाँ इंसान आए थे, तब तक तो शायद इंसान खत्म, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। हाँ, अब ये प्रकाश के वर्ष हो गया। इसी प्रकार से और होते, पार्सेक होता है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ये सब बड़ी बड़ी लंबाई, है ना, बड़ी बड़ी लंबाई मापने के काम आता है। जैसे यहां पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि AU से चिन्हित करते हैं, AU से। ये होता है सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी, है ना। इसी प्रकार से पार्सेक जो होता है वो कुछ 3.2 वर्ष को, प्रकाश की वर्ष को हम पार्सेक बोलते हैं, है ना। तो वैसे इतना कन्वर्जन याद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन बस ये नाम पता होना चाहिए हमें कि कौन सी यूनिट किसकी थी। ऐसे ही सवाल में आ जाएगा कि भैया बताओ प्रकाश की वर्ष किसका मात्रक है ना। तो ये वर्ष है लेकिन लंबाई का मात्रक है। ठीक है। हाँ, तो सच में अगर एलियन होंगे तो उनको पता ही नहीं चल पा रहा ना भैया यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। चलो, इसी प्रकार से और छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर मान के चलो हमने बोला द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान के लिए भी सर कुछ होता है कि हाँ, द्रव्यमान के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे बात करें हम क्विंटल की,
क्विंटल या मेट्रिक टन या स्लैग, है ना, स्लग, हाँ स्लैग होता है, हाँ एक और मात्रक होता है स्लैग, है ना। ये सब नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ कुछ नए नए मात्रक बनाते रहते हैं। हाँ बेटा, लंबाई का एक और मात्रक भी होता है फर्मी, बिल्कुल सही बात, फर्मी मीटर, है ना। फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15, ये भी लंबाई के लिए ही मात्रक होता है फर्मी। चल, हाँ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें होती है जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, द्रव्यमान के लिए और कोई सा मात्रक, द्रव्यमान के लिए और कोई सा मात्रक, द्रव्यमान के लिए और कोई सा मात्रक किसी को पता हो? वैसे यही मेन होते हैं जो सवालों में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से, है ना, देखो ये मेन 3 बातें हमें करनी थी, समय, लंबाई, द्रव्यमान की। इसी प्रकार से तापमान के लिए लिख लेते हैं। तापमान के लिए केल्विन जो है वो कैसा मात्रक हो गया, एसआई मात्रक। लेकिन सर हमने पढ़ा है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब कैसे मात्रक है, इसके प्रायोगिक मात्रक हो गए। ठीक है, ईएसयू, ईएसयू बेटा आवेश के लिए मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं होता है वो। चलो, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं हमें मात्रक के बारे में पता होनी चाहिए। हाँ, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बिल्कुल ये सब तापमान के लिए मात्रक होते हैं। एसआई मात्रक जो हो गया वो केल्विन हो गया। तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ लोग पूछ लेते हैं, है ना, कि मान के चलो हमें बोला किसी ने कि यार हमने ऊर्जा देखी, ऊर्जा, जैसे ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए ऐसा ही मात्रक होता है जूल, सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। लेकिन कैलोरी भी एक मात्रक है, तो कैलोरी कैसा मात्रक हो गया, प्रायोगिक मात्रक हो गया, है ना। मतलब कि कोई मात्रक अगर ऐसा ही नहीं है, सीजीएस नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, प्रायोगिक में आ जाएगा। हाँ, डिग्री आर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, डिग्री आर, रैमर स्केल, ये बहुत सारे स्केल होते हैं, तो वो बस हमें मान पता होना चाहिए, है ना, बस पता होना चाहिए इसके ये और मात्रक होते हैं। चलिए, हाँ कैलोरी, कैलोरी किसके लिए, ऊर्जा के लिए है। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं विमाएं। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ डाउट, जो भी पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट? बिल्कुल आसान आसान सी बातें करी थी हमने, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिट, अरे बेटा फिट, ना 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 ना, फिट क्या है, अभी हमने क्या लिखा है यहां पर, देखो फुट, फुट और फिट। अच्छा, फुट और फिट में क्या फर्क है, फुट और फिट में क्या फर्क है, फुट और फीट में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? फुट और फीट में क्या फर्क है? कुछ नहीं है, ऐसे तो ना, ऐसे फर्क तो हमको भी दिख रहा है सर, फुट और फिट। सर यहाँ पे डबल ओ है, यहाँ पे डबल ई है, तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है, वैसे थोड़े ना। फुट में पैर होते हैं, बहुत सही बात, हाँ फीट का मतलब नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होता है, ये अगर मान के चलो हमने बोला कि एक फुट, है ना, 1 फुट, लेकिन अगर हमको बोलना कि मेरे पास 4 फुट, तो 4 फुट गलत है, 4 फीट होगा, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर यह एक सिंगुलर और प्यूरल, ऐसा ना, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, है ना, जैसे फिट फुट, आई बात समझ में, है ना। तो ये एक सिंगुलर एक प्यूरल है। चल, जैसे हम बोलते हैं ये हो गया किलो, किलोग्राम, है ना, या फिर अगर मान के चलो हमने बोला सेकंड्स, सिंगुलर प्यूरल का चक्कर है। चल, हाँ अब हम पढ़ेंगे विमाएं। विमाएं क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक भौतिक राशि है, तो एक भौतिक राशि को हमें किन्हीं मूलभूत राशियों के रूप में व्यक्त करना है, मतलब कि हमें बताना है कि जैसे मैंने बोला चाल, मैंने बोला तापमान, मैंने बोला लंबाई, मैंने बोला क्षेत्रफल, मैंने बोला आयतन, है ना, या कोई भी भौतिक राशि बोली गई, वो मूलभूत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर वो मूलभूत राशि है या नहीं है, तो वह आप विमाओं द्वारा आप किस में व्यक्त कर सकते हो उसे, आप उसे मूलभूत राशियों में व्यक्त कर सकते हो।
सर आप क्लास 12th पढ़ाइए डेली। हाँ अर्पित चतुर्वेदी बेटा, हम क्लास 12th ही डेली पढ़ा रहे हैं। ये हमने क्लास 11th का चैप्टर्स लिया है, एक दो चैप्टर हम ये क्लास 11th के करेंगे, फिर 12th के भी करेंगे। 12th के ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स पढ़ा दिए, आप जाके देख सकते हो उन्हें, है ना। अब हम 11th के एक दो चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 12th के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर हम विमाओं की बात करते हैं, विमाएं क्या होती है? विमाएं जो होती है उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाए जाने वाली घातें जो होती है उन्हें हम विमाएं कहते हैं। मतलब इसकी सहायता से हम यह देख सकते हैं कि हम किसी भी राशि को मूलभूत राशि के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर विमीय सूत्र लिखे तो विमीय सूत्र क्या होता है कि जैसे अगर अभी हमें यह पता चला कि किसी भी राशि को मूलभूत राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर कोई राशि जो है मूलभूत राशि से ही बनी है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो अब अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि है जिसको हमें मूलभूत राशि के रूप में व्यक्त करना है या बताना है, तो वहां हम उसे बताएंगे एक विमीय सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा बताएंगे? विमीय सूत्र के द्वारा बताएंगे। तो विमीय सूत्र लिखते कैसे? कोष्टक के अंदर हम लिखते हैं MLT। ये क्योंकि देखो यार 90% हमारी जो भौतिक राशियां है वह इन पर ही डिपेंड कर रही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसके अलावा भी अगर कोई भौतिक राशि है, जैसे अगर हमने बात करी सर आवेश की, या अगर हमने क्लास 12 की कुछ भौतिक राशियों की बात करी, विद्युत धारा की बात करी, या हमने बात करी विद्युत क्षेत्र की बात करी, चुंबकीय क्षेत्र की बात करी, तो ये धारा पर भी निर्भर करती है। तो यह हम उसमें फिर मूलभूत राशियों में अगर विमीय सूत्र लिख रहे हैं मूलभूत राशियों का, तो हम लिखेंगे MLT। अगर कोई और भौतिक राशि की आवश्यकता है जो मूलभूत राशि है और हमारी किसी व्यक्तपन्न राशि को हम इसके पदों में व्यक्त कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हमें और भी कुछ लगाना हो तो लगा लेंगे। जैसे हम ए लगा लेंगे धारा के लिए। अगर मान के चलो कोई सी भौतिक राशि जो तापमान पर निर्भर कर रही है, तो तापमान के लिए के या थीटा लगा सकते हैं, के या थीटा लगा सकते हैं। तो जैसे अगर हमने ये लिखा एम मतलब द्रव्यमान हो गया, एल मतलब लंबाई हो गया, टी मतलब समय हो गया, ए क्षेत्रफल नहीं है, ए क्या है? धारा, एम्पियर। के या थीटा हम किसके लिए लिखेंगे? तापमान के लिए। तो अगर इनको हमने कोष्टक के अंदर बंद कर दिया और इनके ऊपर कुछ घातें लगा दी, घातें कैसी क्या आएंगी घात, वो निर्भर करेगा कौन सी व्यक्तपन्न राशि हमने ली है। तो ये एक क्या कहलाएगा? विमीय सूत्र कहलाएगा। अब एक बार हम बनाकर देखते विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे? तो सर जैसे अगर मान के चलो हमने बात करी हमने बोला एरिया या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बिल्कुल बेसिक सी बात होगी सर। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा लंबाई। क्या होता है? लंबाई गुणा लंबाई। तो अब इसका विमीय सूत्र कैसे बनेगा, है ना? इसका विमीय सूत्र कैसे बनेगा? तो इसका विमीय सूत्र बनाया जा सकता है बिल्कुल, लंबाई मतलब L इंटू L। तो क्या हम इसे L² लिख सकते हैं? बिल्कुल L² लिख सकते हैं। तो इसका यह विमीय सूत्र बन गया। सर इसमें द्रव्यमान तो आया ही नहीं, सर इसमें तो समय आया ही नहीं, तो लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसे लिख सकते हैं M0 L2 T0, है ना? अच्छा सर अभी तो आपने पीछे MLTA के सब बताया, तो यहां पर अगर आप लिख रहे हो M0 L0 T0 तो आगे लिखो A0 K0। नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है ना? हमने क्या लिखा? A0 K0। अब ऐसे तो यहां पर जितनी भौतिक मूलभूत राशि है सारी लिखना पड़ जाए। तो लेकिन अगर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें तो 99% जगहों पे हमें केवल M L और T ही उपयोग में आते हैं। तो हम इन दोनों को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये भी लिखा जा सकता है M0 L2 T0, ये भी सही है ना? 3 के रूप में ही हम लिख सकते हैं, या हम चाहे तो केवल L2 भी लिख देंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। L2 भी लिख देंगे तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। क्लियर है कहानी, है ना? तो ये बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है क्षेत्रफल का, जो हमसे पता भी होना चाहिए और इससे हम विमाएं निकालना भी सीख सकते हैं। L2 भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है? ज्यादा बेहतर है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो M0 L2 T0 पूरा लिखे हम।
अच्छा सर, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक बच्चा बोल रहा है ना कि सर आयतन के लिए बताओ, है ना, या आयतन की वजह से उसने विमाएं लिखकर ही दे दी है। आयतन, तो आयतन की विमाएं क्या होंगी बताओ भैया? आयतन, आयतन क्या है सर? अच्छा सर, आयतन या क्षेत्रफल आपने ना गलत लिख दिया। आप क्षेत्रफल लंबाई गुणा लंबाई नहीं होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, तो बेटे चौड़ाई भी तो लंबाई ही है। सर चौड़ाई भी लंबाई है। सर चौड़ाई लंबाई कैसे हो सकती है? लंबाई क्या होती है? लंबाई तो यार इसको तो चौड़ाई बोल रहा, वो भी तो क्या है? वो भी तो असल में दो बिंदुओं के मध्य दूरी ही तो है। तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? उसे भी हम लंबाई ही बोलेंगे। अच्छा, अब यहां पर आयतन है, तो आयतन के लिए क्या होगा सर? ये होगा लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, ये होगा L3, या हम इसे लिख सकते हैं M0 L3 T0। ओके सर। अच्छा सर, ये बताओ कि क्या हमेशा यही विमाएं आएंगी? हाँ, यही विमाएं आएंगी। मतलब कि मैं कोई भी सूत्र इस्तेमाल करूं, देखो अब इसका क्या चमत्कार है ना, और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट सी बात है। इसके लिए यह है भैया कि अगर आपको कोई भी सूत्र आप रट रहे हो और आपको डाउट हो रहा है कि हमने जो सूत्र याद किया वो गड़बड़ तो नहीं याद कर लिया, वो हम विमाओं द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। कैसे विमाओं द्वारा कंफर्म कर सकते हैं? जैसे अगर मान के चलो मैंने तुमसे अभी पूछा कि बताओ भैया, अगर मेरे पास एक बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अरे सर तोते उड़ गए, कुछ कुछ याद तो आ रहा है लेकिन ढंग से याद नहीं आ रहा है। उसमें हाँ, ऊंचाई भी लंबाई ही होगी बेटा। उसमें सर हमें कंफ्यूजन है कि सर पाई R² आता है, R² H आता है, क्या आता है, कुछ चमक नहीं रहा है। तो बेटा अगर मैं यहां पर बोला कि विमाएं क्षेत्रफल की L² है, आयतन की L³ है, तो हम कोई भी सूत्र लगाए उसके लिए ये बात 100% सही होनी ही चाहिए, तभी हमारा सूत्र सही है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बात करी बेलन के लिए, बात करी हमने ना, हमने बोला एग्जाम्पल के लिए देखा बेलन, तो इसमें अगर हमने एरिया या क्षेत्रफल लिखा तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा सर? इसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr h होता है, 2πr h होता है। तो अगर हम यहां पर इसके लिए लिखे कि सर बताइए यहां पर क्षेत्रफल की विमाएं क्या होंगी, तो यह विमा हो जाएगी, यह विमा क्या हो जाएगी? यह विमा हो जाएगी, देखो 2 और पाई की कोई विमा नहीं होगी, 2 और पाई की कोई विमा नहीं होगी। यहां पर ना, क्योंकि दोनों संख्या है, यहां पर r है लंबाई, लंबाई की विमा क्या होगी? l होगी। अच्छा है ना, त्रिज्या की विमा क्या होगी? लंबाई, लंबाई मतलब l हो गया। यह h ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या एक प्रकार की लंबाई ही है, तो यहां पर हो जाएगा l, तो जाएगा L²। क्या हो जाएगा? यह L², या हम इसे लिख सकते हैं M0 L2 T0। तो यार आप कोई भी सूत्र लगाओ या कोई भी फॉर्मूला से ये वैल्यू निकालो, हमेशा सही आनी चाहिए। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? सर आप 5 बजे शाम को 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए प्लीज। तो अभी 12th की क्लास चल रही है ना, अभी 12th की क्लास चल रही है अर्पित। चलो ये चमका सभी को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्षेत्रफल भी के भी आ गया, आयतन की भी विमा लिखते आ गया। तो मुझे उम्मीद है यार कि आपको विमाएं लिखते आ जाएगी, और विमाओं से एक जो बहुत परम ज्ञान की प्राप्ति थी वो अब हमें हो गई है। क्या परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई? जैसे अगर मान के चलो हमको बोला कि ठोस गोले का आयतन कितना होगा, तो ठोस गोले के आयतन में कुछ बच्चे सब बताएंगे सर 4/3πr²। नहीं, 4 और पाई की विमाएं क्या है सर? ये तो विमाहीन है। r क्या है? त्रिज्या है, मतलब लंबाई, तो यहाँ पे L³ बनना चाहिए, मतलब R³ होगा, तो ही हमारा जवाब सही होगा। तो 4/3πr³ आयतन हो गया, है ना। तो मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूं मैं ये विमाओं से, वो चमक रही है ना, क्योंकि अभी हमने दो ही चीजों की विमाएं मतलब 2 ही विमाएं लिखना सीखा, क्षेत्रफल और आयतन, और इसी में जिंदगी का मजा आ गया। क्या मजा आ गया सर? कि हमें जो हम सूत्र याद करते थे वो अब हमारे लिए और आसान हो गए।
क्लियर है ना। अभी जैसे तुम लोगों की हालत तो भी ठीक है, जैसा अभी जो कोरोना वाले आए थे उनसे एक दिन मैंने पूछ लिया भैया परिधि क्या है ना, तो अगर सर व्रत की परिधि कुछ बोल रहे सर 2πr होती है, कुछ बोलते हैं सर 2πr² होती है, कुछ बोल रहे हैं सर कि सर r होती है, ऐसे कुछ कुछ अजीब अजीब से बात बता रहे है ना। तो भैया अगर आपको विमीय रूप से परिधि, परिधि मतलब लंबाई, तो विमीय रूप से r आना चाहिए, r² कभी नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? बोलो भैया आया समझ में? क्लियर है मामला? चल अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ कोरोना, अरे अभी तो अब फिर भी ठीक हो गए ना बच्चे, फिर से अभी जो बीच में आए थे ना थोड़ा दिन समय पहले, हे भगवान। चलो चाल, चाल की विमाएं जल्दी, अब यार थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, चाल, चाल की विमा बताओ जरा जल्दी से। देखो विमा निकालने के लिए तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र पता हो तो तुम विमा निकाल सकते हो। जिसके सूत्र पता है उसकी विमा निकालो, जिसके नहीं पता वो मैं बता देता हूं। अच्छा क्लियर, आप जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर, डाटा खत्म होने वाला है। बहुत बढ़िया। चलो देखो लंबाई, लंबाई बड़ा समय, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसकी बीमा क्या होगी? बताओ बताओ बताओ, एडी स्टाइल जल्दी बताओ, डाटा खत्म हो जाएगा बेटा। त्वरण, त्वरण 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 होता है चाल में परिवर्तन। अच्छा सबसे पहले तो ये भी सीखना पड़ेगा सर हमें कि अगर मान के चलो त्वरण तो ठीक है, त्वरण को मारो गोली, अगर मैंने बोला परिवर्तन, जैसे मैंने बोला कि मेरे को निकालना है दूरी में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन या परिवर्तन की विमा, है ना, तो ये कैसे होगी? जैसे अगर हमने लिखा चाल में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, तो यहां पे जो परिवर्तन लिख रहा हूं मैं, इससे क्या किसी भी प्रकार का विमा में फर्क होगा या नहीं होगा? तो यहां पर बेटा चाल क्या, अगर हम विमा देखेंगे तो चाल की विमा जो आ जाएगी वो आ जाएगी LT-1 M0 L1। अच्छा ये कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है यहां पर ना, तो हम इसे लिख सकते हैं M0 L1 T-1। ठीक है, अब चाल में परिवर्तन, तो चाल में परिवर्तन भी होगा M0 L1 T-1। क्यों? क्योंकि यह है परिवर्तन, क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन जो होता है वो अगर हम चाल में देखें, लंबाई में देखें, लंबाई की विमा L है, तो लंबाई में परिवर्तन भी L ही होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? खान साहब क्या हो गया? फॉर ये थोड़ा सा नाम मुझे समझ नहीं आया। खान साहब क्या हो गया? टीम से क्यों बात नहीं करनी है आपको, मुझसे बात करनी है सीधे। हाँ अर्पित बेटा, अभी हम क्लास 12 के भी चैप्टर्स पढ़ा देंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो और आगे बढ़ते हैं। त्वरण हो गया, चाल हो गया, और क्या निकाले हम निकाल लेते हैं बल। फटाफट बताते जाओ यार। बल, बल की विमा बताओ क्या आएगी? दाब, संवेग, आवेग, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, कार्य, ऊर्जा, फिर उसके बाद में जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण, इसी प्रकार से कोणीय संवेग, इसी प्रकार से कोणीय वेग, इसी प्रकार से कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण,
कोणीय त्वरण कर पाओगे? होमवर्क नहीं आ रहा है, कोई होमवर्क नहीं, क्लास वर्क चल रहा है। सभी बताने हैं। चल, बल, बल क्या होता है? बल होता है सर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो इसकी विमा हो जाएगी द्रव्यमान सॉरी त्वरण, त्वरण की विमा। अच्छा त्वरण नहीं निकाला क्या हमने? त्वरण लिखा ही नहीं क्या? ओहो हो, त्वरण, त्वरण लिख लो। त्वरण, त्वरण क्या होगा सर? त्वरण हो जाएगा m0L(t-2) है ना, L1t-2। त्वरण क्या होता है? चाल में परिवर्तन बटा समय। इसी प्रकार से इसमें द्रव्यमान का गुणा कर दो तो m1L1t-2। दाब, दाब होता है बल बटे में क्षेत्रफल, तो ये रहा बल बटे में क्षेत्रफल कर दोगे तो m1L1t-2 अपॉन में L2 क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा m1L-1t-2। इसी प्रकार से संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग होता है सर द्रव्यमान गुणा चाल, तो ये हो जाएगा m1L1t-1। आवेग, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन, है ना। अगर आपको ये भौतिक राशियां पता है बेटा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, आप सूत्र पर, हाँ बेटा ये क्लास रोज शाम को 4 बजे लाइव होती है। चल, तो अब मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं तो आप सूत्र से चीजें निकाल सकते हो। जैसे कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, तो ये हो जाएगा mL2t-2। ऊर्जा, ऊर्जा कोई सी भी ऊर्जा निकालो, या ऊर्जा और कार्य एक ही चीज होती है ना। तो ऊर्जा के लिए क्या लिख सकते हो आप? ऊर्जा mgh से निकाल लो, हाफ mv² से निकाल लो, कोई भी ऊर्जा से आप कर सकते हो, और ये आएगा m1L2t-2, mL2t-2। शक्ति जो होती है वो ऊर्जा बटा समय होती है, तो mL2t-3 हो जाएगा। डिवाइड कर दिया मैंने समय से। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज तेज बता रहा हूं तो हाँ बिल्कुल मैं तेज तेज बता रहा हूं, है ना। एक बार आप भी ट्राई करो, आपसे भी बनेगा। चलो, अब यहां पर क्या होगा? m(r²), तो m होगा द्रव्यमान इंटू लंबाई का स्क्वायर, यह जड़त्व आघूर्ण का विमा आ गई। बलागुण जो होता है वो क्या होता है? ये होता है बल गुणा r या दूरी, ये भी हो जाएगा mL2t-2। इसी प्रकार से कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो होता है वो होता है mvr। क्या होता है? mvr। इसका सूत्र जो होता है वो 2 सूत्र होते हैं, I इंटू r²। I क्या है? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को हम I से चिन्हित करते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं mvr। किसी से भी निकालो आंसर वही आएगा, है ना। और क्या आएगा सर आंसर में? ना यहाँ पर सॉरी कोणीय संवेग, एक्सट्रीमली सॉरी, ये I ओमेगा होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि I ओमेगा या mvr। ये ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन है थीटा, तो इसकी कोई विमा नहीं होती, ये होता है m0L0t0। अब कोणीय वेग होता है थीटा बटे में समय, कोणीय विस्थापन बटे में समय, तो ये हो जाएगा m0L0t-1, m0L0t-1, ये हो गया कोणीय वेग। अब यहां पर कोणीय वेग इंटू अगर आप ये करोगे I, तो ये जाएगा m1L2t-1। आप चाहो तो mvr से भी निकाल सकते हो। हाँ क्लियर है मामला? अरे ऐसे में आधे घंटे तक बोर्ड भरते रहूं, 2 घंटे तक बोर्ड भरते रहूं, इन सारी चीजों से खत्म तो ना होंगे ये सारी चीजें। अब तक 11वीं में स्टार्टिंग में जो चीजें यूज होती है वो सब कुछ हमने लिखी है ना। अब अभी तो फिर उसके बाद में 12वीं की भी भौतिक राशियां लिखी जा सकती है ना। और इसके अलावा 11वीं में आगे बढ़कर भी और बहुत सारी भौतिक राशियां लिखी जा सकती है, और बहुत सारे नियतांक लिखे जा सकते हैं। जैसे स्प्रिंग नियतांक की विमाएं क्या होंगी, या प्लैंक नियतांक की विमाएं क्या होंगी, स्टीफन नियतांक की विमाएं क्या होंगी, विन नियतांक की विमाएं क्या होंगी। तो ये यार बहुत सारी चीजें है ना। या इसके अलावा ऊष्मा की विमाएं क्या होंगी, विशिष्ट ऊष्मा की विमाएं क्या होंगी,
मोलर विशिष्ट ऊष्मा की विमा क्या होगी, ऊष्मधारिता की विमा क्या होगी, खत्म नहीं होगा ये सब कुछ, है ना। तो आपको बस सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। क्लियर है मामला? हाँ भैया, चल, तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, है ना। अब इस पे और प्रैक्टिस तो होती रहेगी, आने वाले समय में बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़ते जाएंगे, है ना, तो ये सब निकालते रहेंगे, तो ये तो खत्म नहीं होगा ना, ये सब चलता रहेगा। अब ये सब हमने क्यों पढ़ा, ये सब हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें एक्चुअल में इसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ने हैं, हमें कुछ अनुप्रयोग पढ़ने हैं। क्या अनुप्रयोग पढ़ने हैं? अच्छा हाँ, किसी को यहाँ पर कुछ डाउट तो पूछ भी सकते हो ना, ऐसा नहीं कि सर ने ऐसे ही जल्दी जल्दी बता दिया तो किसी को कोई डाउट नहीं आया तो मेरे को भी नहीं आना चाहिए। क्या नेगेटिव में क्यों लिखे है बेटा? हाँ खुशी बेटा, अभी हम दोनों नोट्स डाल देंगे। क्या नेगेटिव में लिखे है? घात नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नीचे होता है उसको ऊपर लेके जाके नेगेटिव घात लिख देते हैं हम। एक बार एमकेएस में बलागुण का मात्रक, बेटा एमकेएस में बलागुण का मात्रक क्या लिखोगे? ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर, लंबाई को मीटर लिखते, इसको न्यूटन लिखते, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बलागुण का मात्रक हो गया। फॉर्मूला खुशी बेटा, अभी आप ये बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? अगर आप अभी 10वीं से 11वीं में आए हैं और हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अभी याद करवा देंगे हम, है ना। अभी बहुत लंबा सफर है, ये सब मुंह जुबानी याद हो जाएगा सब कुछ। यह बलाघूर्ण का विमा ऊर्जा की, कार्य की, सबकी विमा समान होती है, क्योंकि ये भी है बल इंटू विस्थापन, ये भी है बल इंटू, ये दूरी होता है, एक्चुअल में विस्थापन नहीं होता है, ये आगे चलकर पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन ये भी होता है m1l2t - 2, m1l2t - 2, m1l2t - 2। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमें इसके अनुप्रयोग पढ़ने, मतलब ये सब कुछ तो पढ़ा हमने, लेकिन इसके अनुप्रयोग जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो सबसे पहला अनुप्रयोग होता है किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना, है ना। किसी भी दी गई भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, तो मात्रक कैसे ज्ञात करते, फिर साथ ही साथ भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की विमाएं ज्ञात करना, यह भी अगर हमें सूत्र पता है ना। हाँ, वर्क की, ऊर्जा की और बलाघूर्ण की विमाएं समान होती है, विमीय सूत्र समान होगा उसका। अभी किसी भौतिक नियतांक की, नियतांक अथवा गुणांक की विमाएं ज्ञात करना, ये हम जैसे अगर मान के चलो हमें पता है कैपिटल जी, है ना, गुरुत्वीय नियतांक की हमें या गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं ज्ञात करनी है, तो वो भी हमको पता है F = G m1 m2 r स्क्वायर होता है, तो वहां से जी की विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना, दिए गए भौतिक संबंध की, एक पद्धति मतलब एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस से आना, वो भी विमाओं से किया जा सकता है। दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से सत्यता की जांच करना, नए संबंधों की स्थापना करना, ये सब कुछ विमीय विमाओं से द्वारा कर सकते हैं, विमीय विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यह सब कुछ हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, है ना। ये हम जो आने वाली क्लासेस है हमारी, मतलब जैसे अब हमारी कल क्लास, अच्छा कल क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, बिकॉज कल हम मैराथन करेंगे नीट के चैनल पे। तो नीट के चैनल में सुबह 12 बजे से हमारी जो क्लास होगी उसमें अर्धचालक पढ़ाऊंगा मैं, है ना, अर्धचालक पढ़ाऊंगा। तो अर्धचालक जो है वह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, तो जितना कवर कर पाएंगे हम उतना पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अर्धचालक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है, वो हम कल की क्लास में कल 12 बजे पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा 12 बजे, है ना। और आप बाकी सब बच्चों को भी न्योता दे सकते हो जाकर कि कल 12 बजे अर्धचालक पढ़ेंगे, जिससे मिनिमम 2 सवाल नीट में 100% आते ही आते हैं।
ठीक है, तो अर्धचालक पढ़ेंगे, और अगर वो मैराथन ज़्यादा लंबी चलती है तो फिर 4 बजे वाली क्लास हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर जल्दी खत्म हो जाती है, वैसे जल्दी खत्म होने के चांसेस बहुत कम है ना, तो हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे अर्धचालक। हाँ, इसके क्वेश्चंस का भी पीडीएफ डाल देंगे हम, डोंट वरी। हाँ, कल यूट्यूब लाइव क्लास में आप आ सकते हैं। मैकेनिक्स में बेटा सरल रेखा में गति से लेकर हम घूर्णी गति तक पढ़ते, वो सारे चैप्टर मैकेनिक्स में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी जितनी बातें बताई मैंने, एक बार ध्यान रखना, यहां अनुप्रयोगों की बात जो है वो अब हम आने वाली क्लासेस में जल्द ही करेंगे, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम आने वाले समय में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।